अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा होगा और ये ऐसा होगा कि इससे आधी दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों लेबनान के साथ सीज़ फायर होने के बाद भी इज़राइल अमेरिका के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील कर रहा है और क्यों रूस ने एक ऐसा वेपन को अपने देश की सेना को तैयार करने के लिए कहा है जिसके बाद पूरा यूरोप थर्रा गया है। लेकिन शुरुआत उस खबर से करती हूँ जो आपको ये बताएगी कि हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के हिंदुओं की आंखों पर एक ऐसा चश्मा लग गया है जो अपने हिसाब से चीज़ों को देखकर ये तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या गलत। मिसाल के तौर पर आप इन तस्वीरों को देखिए। आपने ये तस्वीरें टीवी पर ज़रूर देखी होंगी। कल योगी की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे दर्जनों तस्वीरें जारी की और हमारे देश को ये बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी की और वहाँ उपद्रव मचाया। अब एक पल के लिए ये सोचिए कि कोई मुसलमान ये कहे कि योगी की पुलिस जिन लोगों का पोस्टर जारी करके उन्हें दंगाई बता रही है वो बेकसूर हैं और पुलिस उनके साथ जुल्म कर रही है, तो योगी की पुलिस ऐसे लोगों के साथ क्या करेगी? यकीनन योगी की पुलिस उनको जेल में डालेगी और उन पर दंगाइयों का सपोर्ट करने वाली धाराएं लगाएगी। लेकिन बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं हो रहा। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उस शख्स पर बांग्लादेश की सरकार और वहां की एक अदालत ने राजद्रोह का इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि चिन्मय दास नाम के पुजारी ने अपने देश के झंडे से ऊपर केसरिया झंडा फहराया, लिहाजा इस शख्स को राजद्रोह का दोषी माना जाता है। अब बांग्लादेश में बवाल हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदू ये कह रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है। हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के लोगों को भी ये लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश की मीडिया की आंखों पर एक ऐसा चश्मा लग गया है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही देखता है। जैसे कल अमेरिका और इजराइल के बीच हथियारों की एक बहुत बड़ी डील हुई और इस डील में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये अप्रूवल दिया कि अमेरिका इजराइल को 680 मिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। अब हमारे देश का मीडिया इस डील की तारीफ़ें कर रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल खुद को इतना ताकतवर बना लेना चाहता है कि उसका दुश्मन उस पर वार करने से पहले 10 बार सोचे। जबकि विदेशी मीडिया और न्यूट्रल पत्रकारिता करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जब इजराइल ने लेबनान के साथ सीज़ फायर कर लिया है और ख़ुद हमास भी ये कह रहा है कि वो इजराइल के साथ सीज़ फायर करना चाहता है, यानी युद्ध ख़त्म करना चाहता है, तो फिर इजराइल को इतनी बड़ी डील करने की ज़रूरत क्यों है? और क्यों अमेरिका, जो कि खुद इजराइल ने सीज़ फायर यानी युद्ध विराम के लिए कह रहा है, वो उसे इतने भारी भरकम और इतने पैसों के हथियार क्यों बेच रहा है? तो बस इसका जवाब यही है कि दुनिया के अमीर मुल्क ये चाहते नहीं हैं कि दुनिया में शांति और सुकून रहे और दुनिया में खून खराबा ही चाहते हैं और इसीलिए वो उन देशों को हथियार बेचते हैं जो युद्ध लड़ रहे होते हैं। जैसे कल ही अमेरिका ने हथियारों की एक डील की और ये डील यूक्रेन के साथ की। जिस मिसाइल को आप देख रहे हैं इस मिसाइल का नाम टॉम हॉक है और इस मिसाइल को भी अमेरिका की ही कंपनी बनाती है। कल अमेरिका और यूक्रेन के इस मिसाइल को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें अमेरिका ने ये कहा कि वो इस मिसाइल को यूक्रेन को देगा। जानते हैं ये मिसाइल कितनी पावरफुल है? ये मिसाइल 980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है और 1000 पाउंड के एक्सप्लोसिव ले जा सकती है। सोचिए, अमेरिका एक तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन को इतनी भारी भरकम मिसाइलें दे रहा है और फिर वो कहीं पर छोटा मोटा सीज़ फायर करवा कर दुनिया को ये बताता है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। यकीनन ये अमेरिका का दोहरा रवैया है और यही वजह है कि आज इजराइल और हमास के साथ युद्ध को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन ये युद्ध ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका मोटा पैसा कमा रहा है और यकीन मानिए हथियारों का ये बिजनेस बहुत बड़ा है।
और इसमें अमेरिका के साथ साथ नाटो भी शामिल है। नाटो युद्ध लड़ने वाले देशों को न सिर्फ हथियार सप्लाई करता है बल्कि वो अपनी आर्मी भी लड़ने के लिए भेजता है। जैसी तस्वीरें नाटो की आर्मी की हैं और नाटो की आर्मी के 5000 सैनिक यूरोप की अलग अलग जगहों पर आर्टिलरी एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब किसी देश को उनकी ज़रूरत पड़े तो वो फौरन जाकर लड़ सकें। खासतौर पर नाटो की आर्मी यूरोप के देशों के लिए लड़ती है, जैसे आजकल ये आर्मी रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए लड़ रही है। लेकिन रूस भी कम नहीं है, वो इन नाटो देशों और अमेरिका से अकेले ही लड़ रहा है और सीना तान कर लड़ रहा है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियार को तैयार करने के लिए कहा। जिस ट्रक को आप देख रहे हैं ये रूस का सतन सेकंड है। और जानते हैं सतन सेकंड क्या कर सकता है? सतन सेकंड एक साथ कई देशों को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये सतन सेकंड 10 परमाणु बमों को लेकर चलता है। और रूस ने अपनी आर्मी से इसे ही तैयार करने के लिए कहा है, क्योंकि रूस ये जानता है कि उसे सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना, बल्कि उसे नाटो के 30 मुल्कों और अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है। इसीलिए वो सिर पर कफन बांध कर रहता है और हमेशा अपने बॉर्डर पर ऐसे न्यूक्लियर वेपन तैयार रखता है। और एक हमारा देश है जहां सिर्फ मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर बनाने की जद्दोजहद चल रही है। जैसे कल तक एक नई पिटीशन यानी याचिका अजमेर शरीफ के खिलाफ दायर की गई और कोर्ट ने इसे मंजूर करके नोटिस भी जारी कर दिया। याचिका में ये कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव का मंदिर है। अब इस याचिका पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। बेचारे ओवैसी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में न इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। वैसे बेचारे ओवैसी साहब हर बार यही दलीलें देते हैं, लेकिन ना तो उनकी दलीलें चलती हैं और ना ही हमारे देश की अदालतें 1991 के कानून को मानती हैं। खैर, अब इस बार सोचना यह है कि समझना कि देश के प्रधानमंत्री इंसाफ की बात करेंगे ये फिजूल है, क्योंकि तब तक कानून अंधा था, उसकी आंखों पर पट्टी थी, तभी तक वो हक और इंसाफ की बात करता था। और अब तो इंसाफ की देवी की आंखों से पट्टी भी खुल चुकी है और शायद इसीलिए ही खुली है ताकि वो नाइंसाफ़ी अपनी खुली आंखों से देख सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।